आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बेतिया से, जहां नवलपुर थाने पर लोगों का हंगामा जारी है। खबर आ रही है कि थाने पर लोगों का हंगामा जारी है। लाठी डंडे से लैस लोग हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं थाने में। नवनिर्वाचित मुखिया समर्थकों ने हंगामा मचा रखा है। सुनील कुमार के समर्थकों का यह हंगामा है और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेतिया से। नवलपुर थाना पर लोगों का हंगामा, लाठी डंडे से लैस हैं, हथियारों से लैस हैं और किस तरीके से थाने का घेराव किया, प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ आवाजें उठ रही हैं, इसे भी जरा सुनते हैं। योगापट्टी क्षेत्र के भड़वा पंचायत के मुखिया हैं और मारपीट के मामले में पुलिस पर लापरवाही का ये सभी आरोप लगा रहे हैं। लाठी डंडे से लैस लोगों ने हंगामा किया है। बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थाने में तोड़फोड़ की गई है, इसकी सूचना मिल रही है और लोगों के हाथ में लाठियां हैं। समझ सकते हैं कि किस मकसद से थाने का घेराव किया गया है और ये हो हंगामा जारी है और लगभग सैकड़ों लोग यहां पर मौजूद हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें WHO के बिहार प्रतिनिधि डॉक्टर सुब्रमण्यम ने ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने संक्रमण की स्थिति, कोरोना जांच, जिलावार कोरोना टीकाकरण अपडेट की रिपोर्ट ली और इसके साथ पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया। कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। कोई चूक ना हो, इसके लिए बिहार सरकार ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही पूरी व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया है। हाई लेवल मीटिंग में सीएम नीतीश ने निर्देश दिया कि मामले कम होने के बावजूद जांच में कोताही ना हो। जिन लोगों का दूसरा डोज लेने का समय हो गया है, उनका टीकाकरण किया जाए और दवा का पर्याप्त स्टॉक रखने के साथ पूरी व्यवस्था रखने का निर्देश दिया। साथ ही जिन जिलों में कोरोना जांच की रफ्तार कम है, वहां मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग करने को कहा गया। सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए, यानी जो ओमिक्रॉन जो वायरस है, उसको देखते हुए बिहार को अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ घंटों बातचीत हुई, समीक्षा की गई। हालांकि बिहार में कोरोना टीकाकरण तेजी से हो रहा है। बिहार में कोरोना वैक्सीन का 8 करोड़ डोज पूरा हो चुका है। पिछले 21 दिनों में वैक्सीन का 1 करोड़ डोज दिया जा चुका है। टीकाकरण की तेज रफ्तार के साथ बाहर से आने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। पटना की सिविल सर्जन ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। हमें एक लिस्ट मिला है, जो बाहर से लोग आए हैं उनका लिस्ट है, उसमें उनका फोन नंबर है, उनका एड्रेस है और उनका पासपोर्ट नंबर है। वैसे लोगों को हम चिन्हित करके टेस्ट करा रहे हैं। कुछ लोग हमें मिले हैं, कुछ लोग अभी पहुंचे नहीं हैं पटना में। उनतीस नवंबर को स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग होगी, जिसमें सभी जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिसमें टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर दिया जाएगा। खासकर एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर खास नजर रखी जाएगी। पटना जिले की अगर बात करेंगे, सभी सार्वजनिक स्थलों पर जो टेस्टिंग है और ट्रेसिंग है, उसकी रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर पटना एयरपोर्ट के साथ साथ बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन, वहां पर टेस्टिंग का काम तेजी से होगा। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए इस खबर को समझते हैं कि क्या है कोरोना का नया वेरिएंट और मुख्यमंत्री ने नए वेरिएंट को लेकर हाई लेवल मीटिंग क्यों की है। समझिए अब, कोरोना का जो वायरस है अपना रूप लगातार बदलता रहता है, बदल भी रहा है और नए वेरिएंट की जहां तक बात है तो इसके 50 म्यूटेशन हैं। नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन बताया जा रहा है और यह पहले फैलने वाले वेरिएंट से पूरी तरह से अलग है। तो जो नया वेरिएंट है वो इतना खतरनाक है कि यह वैक्सीन को भी बेअसर कर सकता है। मतलब यह कि यह काफी ताकतवर है। यह वेरिएंट ज्यादा संक्रामक भी है, जल्दी इसका संक्रमण फैलेगा। और दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो एक हफ्ते में जो केस बढ़े हैं, जिसमें से 200% से 200% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के पीछे इसी वेरिएंट को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इजराइल हो, हांगकांग हो, हर जगह यह फैल चुका है और वजह यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता बढ़ी है। इस बात को लेकर उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में
कोरोना के नए वेरिएंट पर चर्चा हुई, टीकाकरण को लेकर बात हुई, जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया और सबसे बड़ी बात कि मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग का भी निर्देश दिया है। लोगों से यह अपील की गई है एक बार फिर से कि प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, क्योंकि यही समाधान है। आगे बढ़ते हैं। नालंदा जिले का स्वास्थ्य महकमा लापरवाही के कारण अक्सर सुर्खियों में रहता है और इस बार यहां बिहार शरीफ अस्पताल में प्रसूता को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। इसका खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल अधीक्षक ने जांच का आदेश दिया है। नालंदा में HIV कांड, सदर अस्पताल की लापरवाही, 2 जिंदगियों पर भारी। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित सदर अस्पताल में लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल में एक प्रसूता को HIV पॉजिटिव का खून चढ़ा दिया गया। खुलासे के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। नालंदा सिविल सर्जन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हमने जो है इसके जांच के लिए एक 3 सदस्यीय टीम का गठन मैंने किया है और जो दोषी को चिन्हित करेंगे और उसके बाद फिर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि एक HIV पॉजिटिव ने पहचान छिपाकर अस्पताल के ब्लड बैंक में अपनी पत्नी के लिए ब्लड डोनेट किया था। उसी ब्लड को एक दूसरी प्रसूता को चढ़ा दिया गया। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, अस्पताल में हड़कंप मच गया। ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन की दलील है कि ब्लड डोनर के अपनी पहचान छुपाने की वजह से ये गड़बड़ी हुई है। उसका यह भी कहना है कि लंबे समय से HIV की दवा खाने की वजह से वायरस लेवल कम हो जाता है और यहाँ उपलब्ध मशीन उस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकी। इससे हम जांच किए, जो हमारे पास सुविधा स्क्रीनिंग टेस्ट का है, उसके अनुसार वो रिजल्ट निगेटिव आया। अगर चूंकि HIV पेशेंट जो है अगर है पॉजिटिव, एक्चुअली में वो पहले से है और अगर दवा खा रहा है लंबा समय से, तो उसका बॉडी का जो होता है वायरल लोड कम जाता है और वायरल लोड कम होने की वजह से कभी कभी स्क्रीनिंग टेस्ट में वायरल को डिटेक्ट नहीं कर पाता। सवाल है कि उच्च क्वालिटी की मशीनें नहीं तो फिर ब्लड बैंक क्यों? ब्लड बैंक में क्या बारीकी से खून जांच नहीं होती? क्या सिर्फ कह देने भर से ब्लड बैंक मान लेता है? क्या पहले भी ऐसे गड़बड़ी हो चुकी है? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। तो इस खबर को भी समझिए। HIV एक प्रकार का वायरस होता है जो कि इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। HIV शरीर में मौजूद CD4 कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे कि जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। एड्स HIV नाम के वायरस से होता है जो HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से हो सकता है। HIV संक्रमित सिरिंज या फिर सुई के इस्तेमाल से हो सकता है। HIV पॉजिटिव खून को चढ़ाने से हो सकता है। HIV संक्रमित मां से जन्मे बच्चे को हो सकता है और HIV संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से भी होता है। जो नालंदा का मामला है उसमें ऐसी लापरवाही हुई है। प्रसूता को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया है, जिससे कि महिला और उसके बच्चे को खतरा है। हालांकि ऐसी चूक ना हो इसके लिए पहले खून की जांच की जाती है, लेकिन जो लैब टेक्नीशियन है उसका कहना है कि जांच में जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई थी, तो उनके पास जो संसाधन थे उसके मुताबिक उन्होंने जांच की और इस जांच में उन्होंने पाया कि जब नेगेटिव आ गई है तो खून देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यह मामला सामने आ रहा है कि आखिर आप अपने सिस्टम को कैसे इंप्रूव करेंगे ताकि पता चले कि ऐसा जो HIV है वो पकड़ में आसानी से आ जाए। नियुक्ति की मांग पर कल से फिर शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर उतरेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति में देरी से नाराज हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति होगी और शिक्षा मंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। फिर गरमाया शिक्षक बहाली का मुद्दा। कल से शिक्षक अभ्यर्थियों का महाआंदोलन। शिक्षा मंत्री का आश्वासन भी बेअसर। बिहार में प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 सीटों पर चल रही बहाली प्रक्रिया का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है।
नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार से शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन करेंगे। पटना के गर्दनीबाग में पूरे बिहार के अभ्यर्थी जुटेंगे। अब हम सभी अभ्यर्थी कोई भी मौखिक आश्वासन में हम नहीं विश्वास करेंगे। हमें लिखित में चाहिए कि 38,000 जो जिनका चयन हो चुका है उनको कब आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आंदोलन की चेतावनी पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गुमराह नहीं होना चाहिए। हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से बता रहे हैं कि भाई ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीच में ही पूरा करने के लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से इजाज़त मांगी, इजाज़त नहीं मिली, इसलिए नहीं हो पाई है। तो इस बीच में इस सब तरह की बातें वो किसी के फेरे में गुमराह न हो। शिक्षा मंत्री के बयान पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति में देरी से नाराज हैं। उनका कहना है कि काउंसलिंग के कई महीने बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं, बस तारीख पर तारीख ही दी जा रही है। शिक्षा मंत्री आप सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन लिखित में आज तक आपने नियोजन पत्र का शेड्यूल तक जारी नहीं किया है। जब तक आप नियोजन पत्र का लिखित शेड्यूल नहीं जारी कर देते हैं, तब तक हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी इस बार आंदोलन से वापस नहीं होंगे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज कमिटिंग समथिंग लाइक दिस। और जैसे होता है ना कि भेड़िया आया बहुत बार बोलते हैं और फिर भेड़िया आता है तो कोई समझता नहीं है। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, उनकी मंशा हो हमें अपॉइंटमेंट देने की इलेक्शन के बाद, पर वो ये चीज़ इन रिटर्न हमें दे दे तो हम ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। बिहार में प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 सीटों पर चल रही बहाली प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी। 2 चरण की काउंसलिंग में 38,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, जिन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। पंचायत चुनाव के बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी, साथ में नियुक्ति प्रक्रिया भी। दरअसल शिक्षक की नियुक्ति में देरी का कारण बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाना है, जिसके बाद राज्य में आचार संहिता लागू हो गई और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई। वहीं अभी तक अभ्यर्थियों के पूरे पेपर की सही जांच का नहीं होना भी एक कारण बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो इस खबर को भी समझिए कि बिहार में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का प्लान है। तो जो प्रारंभिक शिक्षक के पद पर ये नियुक्तियां होनी है और बिहार में अब तक 2 फेज में ये काउंसलिंग हो चुकी है और अभी तक 38,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जहां तक बात तीसरे फेज की काउंसलिंग की है तो उसके बाद बहाली की शुरुआत होगी, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से ये नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। अभ्यर्थियों को नहीं मिल सका नियुक्ति पत्र और 14 से 22 दिसंबर तक तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी और उसके बाद चयनित 38,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा। लेकिन नियुक्ति में देरी से नाराज अभ्यर्थी सरकार से चाहते हैं लिखित आश्वासन। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है बोकारो से, जहां अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 2 दिनों से फंसे 4 मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। रांची से एनडीआरएफ की 4 टीम बोकारो के पर्वतपुर कोल ब्लॉक पहुंची है, जिसका नेतृत्व एनडीआरएफ के कमांडेंट वीरेंद्र सिंह राठौर कर रहे हैं। टीम में कुल 36 सदस्य शामिल हैं। मौके पर पहुंचते ही एनडीआरएफ की टीम ने हालात का जायजा लिया, सुरंग के बाहर पूरे इलाके का मुआयना किया। 4 अनुमंडल पदाधिकारी भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अनुमंडल पदाधिकारी की माने तो कल से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सकेगा। वहीं एनडीआरएफ कमांडेंट ने माना है कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा होगा और इस काम में बीसीसीएल की टीम भी सहयोग कर रही है। शुक्रवार को अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 4 मजदूर फंस गए थे। यहाँ पर जो उपस्थित और अदर एजेंसियाँ थे उनसे चर्चा किया तो पता चला कि एक बड़ा कोलैप्स हुआ है। दूसरी बात इसमें हमको जो जानकारी निकल के आई है कि जो बंदे अंदर फंसे हुए हैं उनकी कोई लोकेशन एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। जो अप्रोच रूट जिसमें से वो लोग गए हुए थे वो भी बीसीसीएल के जो कल जो मुआवना करके गए हैं उनका कहना यह है कि आगे जाके 10 फीट 12 फीट में वो बंद हो गया है। तो अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट मान लीजिए हमारा कोई इक्विपमेंट हम लोग अप्रोच बनाने की कोशिश करेंगे तो अनस्टेबल हो रखा है और अनस्टेबल में जैसे इक्विपमेंट चलाएंगे तो वो
कहीं न कहीं हमारे जो रेस्क्यूअर हैं उनको ऊपर उनकी जान को खतरा हो सकता है। पर अंदर कितने रेड होल्स हैं वो एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है। और जो गिरा हुआ है, जो दीवार बना है एक, वो भी कितना जो है वो कितना मतलब दीवार कितना मोटाई हो सकता है, ये भी अभी एग्जैक्ट कुछ हम लोग यहाँ से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। एनडीआरएफ के लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें जो भी लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू करने का, और जो बीसीसीएल की भी जो रेस्क्यू टीम है वो भी साथ में सहयोग करेगी। हम लोग अभी इस खबर को समझिए कि बंद पड़े खदानों में ग्रामीण कोयले का उत्खनन करते हैं और उत्खनन के दौरान कभी कभी चाल धंस जाती है, जिससे बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। बोकारो के अमलाबाद ओपी इलाके में कुछ यही हुआ। शुक्रवार की रात 4 मजदूर खदान के अंदर गए थे। पर्वतपुर कोल ब्लॉक में चाल धंसने से सभी फंस गए। शनिवार को परिजनों ने खोजबीन की, आवाज लगाने पर अंदर से बचाने की आवाज आई। अंदर से बचाने की लगातार गुहार लगा रहे मजदूर, लेकिन राहत बचाव कार्य देर से शुरू हुआ। बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम सुरंग के अंदर घुसी थी। सुरंग बंद होने की वजह से जो काम है उसमें बाधा आ गई। रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकालने में अपने हाथ खड़े कर दिए, यानी कि बीबीसीएल की टीम ने मजदूरों को निकालने में खुद को अक्षम बता दिया। अब 48 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। एनडीआरएफ से संपर्क साधा गया। 50 घंटे हो चुके थे और इसके बाद 50 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है। एनडीआरएफ की टीम ने पर्वतपुर कोल ब्लॉक का मुआयना किया, लेकिन रात हो जाने की वजह से अब जो रेस्क्यू का काम है वो सोमवार सुबह से शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां 3 दिनों से जमीन के भीतर से निकल रही जहरीली गैस के बीच मजदूरों की जान की परवाह किए बिना कोयले का खनन कराया जा रहा है। बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 5 के सेंड्रा बांसजोड़ी कोलियरी में लगातार भारी मात्रा में जहरीली गैस निकल रही है। ऐसे में काम रोकने के बजाय मजदूरों की जान को खतरे में डालकर साकार मॉस ज्वाइंट वेंचर डेको आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से काम कराया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में यहां काम करने वालों की जान आफत में फंस सकती है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना डीजीएमएस को दी है, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे जमीन के अंदर से भारी मात्रा में ये धुएं का गुबार निकल रहा है और काम भी जारी है। ये जो धुआं देख रहे हैं आप लोग, ये धुआं नहीं, ये गैस है। यहाँ के लोगों का कहना ये मीथेन गैस है, इससे जानलेवा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कोलियरी में जहरीली गैस निकल रही है। धनबाद से ये तस्वीरें, लेकिन काम भी लगातार जारी है। डेको साकार मास जो कंपनी चल रहा है, इसमें सीओ या मीथेन या आर्गन गैस भी हो सकता है, खूनी गैस भी हो सकता है, जिसके चलते कर्मियों को काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। चाहे इसके चलते कभी भी दुर्घटना घट सकती है। तो मान ली माइनिंग का काम चालू है, किसी ड्राइवर को बेहोशी हो जाए, कुछ हो जाए तो इसके लिए अविलंब डीजीएमएस जांच करें। कब से निकल रहा है? 3 दिन, लगभग 3 दिन से निकल रहा है। चलिए इस खबर को भी समझते हैं। धनबाद झरिया में गैस रिसाव कोई एक नई बात नहीं है। अक्सर यहां भूधसान की स्थिति होती है, जगह जगह पर गोफ बन जाते हैं, धुआं निकलता है, गैस निकलती है, और वजह यही है कि जमीन के नीचे लगी आग करीब 100 साल से भी ज्यादा समय से धधक रही है, जिसे बुझा पाना संभव नहीं है। दरअसल खदानों में खुदाई कर कोयला निकाला जाता है। कोयला निकाल लेने के बाद खदान को बालू से भरने का नियम है, लेकिन खदान को बालू से भरा नहीं जाता है, जिसकी वजह से जमीन में लगी आग बढ़ती जाती है और धीरे धीरे जमीन खोखला हो जाता है, जिसमें गैस का रिसाव होता है। जगह जगह जमीनें धंस जाती हैं, कई लोग असमय मौत के मुंह में समा जाते हैं। आगे बढ़ते खबरों में। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र का कामकाज शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसके लिए सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन किसान बिल की वापसी के बाद विपक्ष कई और मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, यानी कि शीत सत्र में सदन में हंगामे के आसार हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज सुचारू रूप से चले, इसके लिए रविवार को सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक की गई। इस बैठक में 31 दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया और कई मुद्दों पर चर्चा की। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से
माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे। बैठक में किसान आंदोलन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया, जिसमें विपक्ष ने आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। बैठक में कोरोना से मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए भी मुआवजे की मांग की गई। जो लोग मृतक हो गए हैं, मर गए हैं, इसमें कम से कम उनको 4 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन देना चाहिए और 700 लोग किसान जो बॉर्डर पे उनका देहांत हुआ है या वो मर चुके हैं, उनको भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये हम सभी लोगों ने डिमांड किया है। बैठक में विपक्ष ने चीन, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा भी उठाया। यानी विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संसद में बहस कराने की जोरदार मांग की जा सकती है। हालांकि बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया कि नियम के मुताबिक वो हर विषय पर चर्चा को तैयार है। बैठक में सरकार की तरफ से विपक्ष से बिना रुकावट संसद चलाने की भी अपील की गई है। बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और इस बार और ज़्यादा प्रोडक्टिव सदन होगा, सेशन होगा, ऐसे सरकार का उम्मीद है। बता दें, शीतकालीन सत्र में सरकार 30 विधेयक पेश करने जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने सदन शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील की है। लेकिन अपील के बावजूद विपक्ष ने साफ कर दिया है कि संसद ठीक से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो सरकार के अच्छे कदमों के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।